सबसे पहला सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि जो स्थितियां इस वक्त दोनों देशों के बीच यानी कि रूस यूक्रेन के बीच देखने को मिल रही हैं, आप किस तरीके से इस स्थिति को देखते हैं और क्या आपको ऐसा लगता है कि इस स्थिति में रूस जो है वो यूक्रेन के ऊपर परमाणु हमला कर सकता है? देखिए, जो हमला ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस की स्ट्रेटेजिक फोर्स पे यूक्रेन ने किया था, जिसमें जी उसकी 34% ऑफ स्ट्रेटेजिक फोर्स खत्म हो गई थी, क्योंकि उन जहाजों का प्रोडक्शन भी बंद हो चुका है, तो स्पेयर पार्ट्स वगैरह का भी इशू है, तो उन जहाजों की रिकवरी बहुत मुश्किल है। बट वो स्ट्रेटेजिक फोर्स है, तो वो एक बहुत बड़ा झटका था। तो जी अगर नॉर्मल एस्केलेशन लैडर में देखा जाए तो वो एक न्यूक्लियर हमला करने का एक रीजन हो सकता था। लेकिन क्योंकि पुतिन ने जब नवंबर 2024 में अपनी डॉक्ट्रिन रिवाइज की, उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं किसी भी न्यूक्लियर स्टेट के अगेंस्ट में न्यूक्लियर बम चलाऊंगा, या जी मेरी अपनी सेना पे या मेरे अपने देश पे कोई मास डिस्ट्रक्शन वाला हमला हो। जी तो ये दोनों चीजों में फिट बैठता है। बट यूक्रेन न्यूक्लियर की जो पेन टेकिंग कैपेसिटी है, स्ट्रेस टेकिंग कैपेसिटी है, वो जी उस पॉइंट ऑफ व्यू पे तो नहीं पहुंची अभी तक कि एकदम से न्यूक्लियर हमला हो जाए। जी लेकिन वो उस एस्केलेशन लेडर पे जरूर खड़ा है कि जब उसे लगेगा, जैसे उसके बाद यूक्रेन ने कजान पे जो उनकी वेपन फैक्ट्री थी उस पर भी हमला कर दिया। जी अगर रूस रशिया को और ज्यादा नुकसान होंगे, तो एस्केलेशन लेडर वहां पहुंच गया है बिल्कुल और यूक्रेन के ऊपर फिर कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल इस्तेमाल की जाती। प्लीज अंडरस्टैंड कि वर्ल्ड में न्यूक्लियर यूज करने से बहुत सारे जो कंट्री साथ में खड़े होते हैं ना, वो भी साइड में हट जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर बिल्कुल हमला एक बड़ा हमला है। बिल्कुल तो बिल्कुल इसलिए, ठीक है लेकिन तपेश जी, आपने रशिया एक के बड़ा पास जो हमला, पावर और है कह वो भी सकते हैं मुझे ये भी लगता है कि रूस जो है कन्वेंशनल वो पूरी हथियारों से दुनिया ही में लड़ी जाएगी। अलग थलग पड़ा हुआ नजर आया। तपेश जी, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, इस बीच में आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों बने रहे मेरे साथ। कुछ इन्फॉर्मेशन हैं वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचा देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, और जानकारियां कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर कई सारे ऐसे शहर हैं जिसको लेकर नाम सामने आ रहे हैं, और इसमें बता दें क्रीमिया, डोनेट्स्क, लुहांस्क और खैरसान और जापोरिजिया, यानी कि रूस का यूक्रेन में किस तरीके से कब्जा हुआ है। लगभग 20% हिस्सों पर जो है रूस ने यूक्रेन में कब्जा कर लिया है, और उनमें ये वो शहर हैं जिनके नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां जापोरिजिया में और खैरसान में, लुहांस्क में और डोनेट्स्क में कब्जा कर लिया गया है, जिसमें क्रीमिया भी शामिल है। साइगल साहब, मैं आपका रुक करना चाहूँगा, छोटा सा रिएक्शन मैं आपका इस पर चाहूँगा। जिस तरीके से 20% हिस्सों पर रूस ने कब्जा कर लिया है और अभी तक इतनी तबाही देखने को मिली, 3.5 साल का वक्त लग गया, लेकिन जो एरिया क्लेम कर रहा है रूस, अगर उन एरिया को लेकर बात करें, वहां तक पहुंचने में लगता है कि सदियों बीत जाएंगी। देखो, जो बिल्कुल आपने साफ तौर पे कहा, अगर रूस को सारा का सारा एरिया कैप्चर करना है जो उसने क्लेम किया है, तो शायद 2-3-4 साल और लग सकते हैं जी हर एक इंच को कैप्चर करने के लिए। रशिया की कम से कम 1000 से 1500 सैनिक हर दिन मारे जा रहे हैं। जी अभी तक रशिया जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो आदमी मारा जा रहा है उसके परिवार को बहुत बहुत पैसा दे रहे हैं, जिससे नई बिल्डिंग बननी शुरू हो गई, नई कार जी खरीदनी शुरू हो गई। लेकिन देयर इज अ लिमिट बियॉन्ड विच एक किसी कैनन फोडर की तरह अपने ट्रुप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। उस देयर इज अ लिमिट बियॉन्ड विच जो है बहुत औरतें जो है विधवा हो चुकी हैं, बहुत बच्चे जो है ऑर्फन्स हो चुके हैं, बिल्कुल और रूस की इकोनॉमी भी बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रही है। बिल्कुल साइगल साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया, और अभी तबाही किस तरीके से मची और किस तरीके से दोनों देशों को नुकसान हुआ है, उसको लेकर भी जानकारी जिस तरीके से अपने दर्शकों को दी थी हमने। इस बीच तपेश जी भी लगातार बने। तपेश जी, अगर बात यहाँ पर रूस के हमलों को लेकर की जाए और रूस के दावे को लेकर की जाए, आपको क्या लगता है रूस ने जो दावा किया है उस दावे तक, यानी कि उस क्षेत्र तक पहुँचने में और कितना समय उसको लग सकता है, या उस क्षेत्र तक पहुँचते पहुँचते ये युद्ध समाप्त हो जाएगा? देखिए अभिषेक जी, रूस को भी ये लग रहा है, जितना 3.5 साल ये जो युद्ध चला है और जितना लॉसेस रशिया ने उठाए हैं, ये रशिया और पुतिन की ईगो के लिए बहुत बड़ा झटका है। और ये अब रशिया को लग रहा है कि अब इस लड़ाई को लंबा नहीं खींच सकते, इसको जल्दी खत्म करना पड़ेगा। अपने ऑब्जेक्टिव, जो भी उनके दिमाग में ऑब्जेक्टिव सेट होंगे, और उसके लिए पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। देखिए, पूरा वर्ल्ड ये कह रहा है कि अभी 10% भी ताकत रशिया ने यूज नहीं की है, लेकिन अब वो टाइम आ गया है रशिया के लिए कि अब इसको खत्म कर दिया जाए। अब रशिया के लॉसेस अगर आप देखेंगे, डिफेंस लॉसेस, तो प्रॉब्ली यूक्रेन से ज्यादा हो, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ जितने सैनिक मरे हैं, या नंबर ऑफ ड्रोन्स लॉस्ट, या नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट लॉस्ट, एक्सेट्रा, नंबर ऑफ टैंक्स लॉस्ट। बट आप देखिए, यूक्रेन एक छोटा शहर है, लेकिन यूक्रेन की बर्बादी कितनी हो गई भाई। जब चारों तरफ रबल्स ही रबल्स और खंडर ही खंडर रह जाएंगे, तो उस कंट्री को बनाने का भी तो हिसाब किताब है ना, वो कैसे होगा।
बिल्कुल। तो अब ये जेलेंस्की को भी समझना पड़ेगा कि मैं अपने पूरे कंट्री को खंडहर बना के क्या ही अचीव कर लूंगा। बिल्कुल। और इसके लिए, और रशिया जो क्लेम कर रहा है, अब रशिया देखिए, ट्रम्प की बात नहीं मानी, किसी की बात नहीं मानी, अब रशिया इस बात को मानेगा भी नहीं, खासकर उस अटैक के बाद, जिस अटैक का मैंने जिक्र किया था। बिल्कुल बिल्कुल। उस अटैक के बाद रशिया अपनी शर्तों पे ही पीछे हटेगा, और रशिया बिल्कुल तपेश, जब देखना यहाँ पर लिए यही होगा कि किस तरीके से ये युद्ध जो है वो नए मोड़ पर पहुंचता है, और जहां एक और लगातार ये कहा जा रहा है कि परमाणु हमला पुतिन के द्वारा, रूस के द्वारा किया जा सकता है। क्या सही में रूस जो है वो परमाणु हमला कर देगा, वो समय बताएगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए।